हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल मैं प्राचीन भारत का वीडियो अपलोड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज और फेसबुक पर। तो अगर आप वहां नए हों तो कृपया फेसबुक और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, हम इसके पहले वाले जो वीडियो था वह मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 था, और मौर्य साम्राज्य जो कि 3 पार्ट में लाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। आज बारी है पार्ट 3 का, तो उसकी ही शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि जो कि कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। खानों का जो अध्यक्ष होता था उसको अकराध्यक्ष कहा जाता था। मुद्रा विभाग का जो प्रधान होता था उस अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। व्यापारिक कर का जो प्रधान होता था उस विभाग के अधिकारी को शुक्लाध्यक्ष कहा जाता था। पासपोर्ट विभाग का जो अध्यक्ष, इसके अधिकारी को मुद्राध्यक्ष कहा जाता था। और वहीं व्यापारिक मार्गों का जो अध्यक्ष, ये जो विभाग होता था, इसके अधिकारी को संस्थाध्यक्ष कहा जाता था। ये सभी पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। अब हम आगे बात करते हैं, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। तो गुप्तचर व्यवस्था जो कि है कि प्रथम विस्तृत वर्णन कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र जो है उसी में किया गया है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण तथा नाविक गतिविधियों का वर्णन है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण तथा नाविक गतिविधियों का वर्णन है। तो वह है इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। यानी मेगास्थनीज की रचना इंडिका में जहाज और नाविक के गतिविधियों का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय किस धर्म को अपनाया। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म के अनुयायी हो गया था अंतिम समय में। तो वह था जैन धर्म। जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। वह कौन सा स्थान है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मतलब शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में, वह कौन सा जगह है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला। तक्षशिला जो कि शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था मौर्य काल में। गांवों के शासन को स्वायत्तवासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था। गांवों के शासन को स्वायत्तवासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था अगर किया था तो वह मौर्यों ने ही किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने जो अपनी रचना लिखी थी, जो उनकी एक पुस्तक थी इंडिका, उसमें भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। यानी अशोक के समकालीन तुरमय थे जो कहाँ के राजा थे, तो वह मिस्र के तुरमय जो थे अशोक के समकालीन थे। मिस्र के शासक टोलोमी फिलाडेल्फस, मिस्र के शासक टोलोमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुरमय कहा गया है। टोलमी फिलाडेल्फस को ही तुरमय कहा गया है संभवतः। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है। तो यह है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया है। भाग और बलि के प्रमुख स्रोत थे। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे, तो वह होगा राजस्व स्रोत। राजस्व के स्रोत थे भाग एवं बलि। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था।
गिरनार के क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यानी कौरुवाकी द्वारा जो दान दिया गया है, जो अशोक की रानी थी, कौशाम्बी के तथा प्रयाग के स्तंभों में इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। अशोक के शिलालेखों में से अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहन। अशोक के अभिलेख से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो सही उत्तर होगा बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेखों से प्राप्त होती है? तो वह है रुद्र दामन का गिरनार अभिलेख। रुद्र दामन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर सही उत्तर होगा। अशोक के समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो वह इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर। अगर हम बात करें कि सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का शासक था। सेल्यूकस निकेटर सीरिया बेबीलोन का शासक था। अशोक के पश्चात देवनामपीय की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक के बाद देवनामपीय की उपाधि किसने धारण की थी? तो वह था दशरथ। अब अशोक की जो उपाधियां थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। उपाधि और उसके स्रोत क्या हैं? तो अशोक ये मास्की लघु अभिलेख में मिल जाएगा। और वहीं अगर देवनामप्रियस अशोक राजा, तो ये स्रोत है गुर्जरा लघु शिलालेख। अशोक मौर्य ये उपाधि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। वहीं प्रियदर्शी राजा, इसका स्रोत है बराबर गुहालेख। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहालेख। प्रियदर्शी राजा मगध, ये जो उपाधि है भाब्रू बैराट लघु शिलालेख में है। प्रियदर्शी राजा जो उपाधि है ये कंधार बृहत शिलालेख दीपवंश महावंश स्रोत है इसके। प्रियदर्शी राजा जो उपाधि है इसके स्रोत क्या है? तो कंधार बृहत शिलालेख दीपवंश महावंश। अशोक वर्मन ये जो उपाधि है अशोक को मिला, ये इसका स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पुराण। राजा अशोक नेटूर लघु शिलालेख। राजा अशोक अगर उपाधि है तो उसका उत्तर होगा नेटूर शिलालेख। वहीं अगर हम बात करें कि राजा अशोक देवनामपीय, यह उपाधि इसका स्रोत क्या है? तो उद्गोलम लघु शिलालेख। उद्गोलम लघु शिलालेख। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो सही उत्तर होगा तक्षशिला। अशोक के पिता बिंदुसार के शासनकाल में वह तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसका दमन करने का मुख्य श्रेय अशोक को जाता है। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था?
अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कौटिल्य। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो अरमाइक भाषा से। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक भाषा से हुई है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक भाषा से हुई है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक भाषा से हुई है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये तो सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य के ही सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीता था, घनानंद को पराजित करके। अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? मौर्यों के बाद जो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा था उस पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्यों के बाद बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार हो गया उत्तर पश्चिम सीमा पर। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का क्या कार्य था? मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का क्या काम था? तो सिक्कों का परीक्षण करना। जो सिक्कों का परीक्षण करता था अधिकारी, उसे रूपदर्शक कहा जाता था। मौर्य काल में जो सिक्कों का अध्ययन करता था और सिक्कों का परीक्षण करता था, उस अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, वह कौन है? तो वह है बिंदुसार। बिंदुसार जो है अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अजातशत्रु पितृहंता के नाम से जाना जाता है। मौर्यकालीन की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में चांदी और सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे: पौन, अर्धपौन, पाद और अष्टभाग। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे: पौन, अर्धपौन, पाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार थे: मापक, अर्धमापक, काकनी, अर्धकाकनी। तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार थे, जो थे मापक, मासक, अर्धमासक, काकनी, अर्धकाकनी। और अंत में प्यारे दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसे विजय प्राप्त की थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगे तो अगर मेरे फेसबुक पेज पर हो तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पायोनियर एजुकेशन पर होइएगा तो उसे ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।